नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे गणित की शिक्षण विद्या और शिक्षण विद्या के अंतर्गत क्लास नंबर 1 है वो कल आई थी, जिसमें अपन ने परिभाषाएं वगैरह पढ़ी थी, गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ समझा था। अब आज अपनी क्लास नंबर 2 है जिसमें गणित की प्रकृति से हम शुरू करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, यदि आपको क्लासें पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको शेयर करें। आप अपने व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सअप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। ठीक है लाडलो, बाकी आपसे कोई चार्ज तो वसूल नहीं रहे, ठीक है। तो फ्री है तो आप इतना सा काम कर दिया करो कि यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और आगे से आगे शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो देखो, गणित की प्रकृति से शुरू करते हैं। देखो होता क्या, विद्यालय में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन सभी सब्जेक्ट की अपनी एक स्पेशल संरचना होती है, उनकी स्पेशल एक प्रकृति होती है। उसकी प्रकृति के कारण ही उस सब्जेक्ट को ऐड किया जाता है और सब्जेक्ट को ऐड करने का भी पीछे एक स्पेशल रीजन होता है। तो चलिए अब गणित विषय को लेकर क्या धारणा है। देखो, प्रत्येक विद्यालय विषय की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है जिसका संबंध उस विषय की क्या होता है, प्रकृति से होता है। गणित विषय की प्रकृति निम्न प्रकार की होती है। तो अब गणित विषय की प्रकृति कैसी है? इसमें गणित की प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों से प्रारंभ होती है। अभिग्रहित का मतलब होता है स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध मतलब जो अपने आप में सिद्ध है, उसको अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, मतलब ये 4 होता है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे स्वयं सिद्धों से गणित का क्या होता है, सूत्र, सिद्धांत वगैरह आगे से आगे चलते हैं। प्रत्येक संख्या अपने अंश से बड़ी होती है। अपने अंश से बड़ी होती तो ये क्या है, अभिग्रहित है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, गणित की प्रकृति सर्पिलाकार होती है। सर्पिलाकार मतलब स्पाइरल, ऐसे आप बाइंडिंग वगैरह करवाते हो ना, ऐसे तो वैसी होती है, मतलब जलेबी की तरह ऐसे ऐसे। तो मतलब प्रत्येक ऊपर का जो स्तर होता है ना, वो नीचे वाले स्तर पर टिका हुआ होता है। अर्थात ऊपर वाला प्रत्येक स्तर के लिए नीचे वाला स्तर आधार का काम करता है। मतलब आप आगे से आगे बढ़ते जाते हो और आपका पीछे पड़ा हुआ जितना भी मटेरियल है वो आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब प्रत्येक निचले स्तर का अध्ययन है वो उच्च स्तर के अध्ययन में हेल्प करता है। तो गणित की प्रकृति सर्पिलाकार होती है, ठीक है। अब देखो, इसमें निचला स्तर कमजोर रहने पर आपका ऊपर वाला स्तर भी कमजोर रह जाएगा। जैसे यदि आप हिस्ट्री है उसमें आप दुर्ग ना पढ़कर और किसान आंदोलन पढ़ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और भी जैसे मतलब आपने दुर्ग को छोड़ दिया, हवेलियां पढ़ ली तो भी कोई दिक्कत नहीं ऐसे। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आपने मतलब आगे से आगे टॉपिक जुड़े हुए हैं, अब यदि आप उनको नहीं पढ़ते हो तो फिर आगे से आगे आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आगे बात, जैसे आपको डबल ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ना है, आपने शुरू से समाकलन का बेसिक नहीं पढ़ा तो आपके आगे की दुकान नहीं चलेगी। आपने इंटीग्रेशन शुरू कर दिया, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब वहाँ पर पी मानना होता है वगैरह वगैरह तब आपको अवकलन भी आना चाहिए। अब देखो, अर्थात गणित के सभी संप्रत्यय एक दूसरे से इतने अंतर संबंधित होते हैं कि बिना निचले स्तर का अधिगम किए उच्च स्तरीय अधिगम करना संभव नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, गणित की जो निष्कर्ष होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक मतलब इंग्लिश में इनको बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जैसे सार्वभौमिक पूरी दुनिया में गणित के जो रिजल्ट्स हैं वो एक ही तरीके के हैं। जैसे इंडिया में 2 + 2 4 है तो चाइना में भी 2 + 2 4 होगा और अमेरिका में भी 2 + 2 4 होगा। और जैसे त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो दोनों छोटी भुजाओं से क्या होती है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। देखिए, गणित के निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं। गणित के निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात जो यूनिवर्सल होते हैं, इसके जो रिजल्ट होते हैं मैथमेटिक्स के वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। अर्थात इंडिया में 2 + 2 4 हो रहा है तो चाइना में भी 2 + 2 4 होगा, अमेरिका में भी 2 + 2 4 होगा, ठीक है। तो मतलब इसके रिजल्ट हैं वो यूनिवर्सल है। अपने यहाँ पर जैसे मान लो sin² θ + cos² θ = 1 हो रहा है तो अमेरिका में भी sin² θ + cos² θ = 1 ही होगा, ठीक है। तो गणित की प्रकृति सार्वभौमिक है, अर्थात गणित में निहित एक रूपता इसे वैश्विक अर्थात सार्वभौमिक विषय बनाती है। आगे देखो, गणित के निष्कर्ष विवादास्पद होते हैं। मतलब 2 + 2 4 है तो कोई भी इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता कि 2 + 2 4 नहीं होंगे। जैसे यदि अपन बोलें कि राणा कुंभा के समय इसने आक्रमण किया तो हो सकता है 2-3 इतिहासकारों में आपस में क्या हो जाए, मतभेद हो जाए, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है तथा उन्हें किसी भी स्थिति में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, गणित में भावनाओं, निष्ठाओं, प्रतिबद्धताओं का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि गणित केवल सत्य का विवेचन करके ही निष्कर्षों की प्राप्ति में विश्वास करता है। अर्थात मतलब
जैसे इसमें इमोशंस का, ठीक है, प्रतिबद्धताओं का कि भाई मैं इस पर अड़ी हूँ, ऐसी चीज़ों पर काम नहीं चलता है। मतलब इन चीज़ों के लिए जगह नहीं होती है। जो सत्य है वो सत्य है, समझ गए। जैसे इतिहास को कोई जैसे हिंदूवादी है तो वो क्या करेगा, उनको हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य से बता देगा, कोई मुस्लिम है तो उसके हिसाब से बता देगा। लेकिन सॉरी, लेकिन जाति पाति धर्म अधर्म वगैरह सब इसमें कुछ भी आस्तिक नास्तिक कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कोई धार्मिक लेखक है तो वो लिखेगा तो धर्म की बातें इतिहास में ज़्यादा बता सकता है, वो धर्म को बढ़ चढ़ कर बखान कर सकता है। कोई हिंदी का है तो वो मान लो श्रृंगार रस उसके मन में कूट कूट के भरा है तो वो वीर रस की कविता नहीं लिख सकता, और वो वीर रस में भी उसको श्रृंगार रस दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में इन भावनाओं बाकी चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर जो सत्य है वो सत्य है, समझ गए। आगे देखो, गणित में क्रमबद्धता सीक्वेंस होता है, तार्किकता लॉजिकनेस होती है, तथा व्यवस्थित पद स्पष्टता आदि विशेषताएं होती है। तो देखो गणित में मतलब हर चीज एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, पूरा सिस्टम से सेट है हर स्टेप, ठीक है। और मैथमेटिक्स को एक सीक्वेंस में पढ़ा जाता है अच्छे से, मतलब पहले संख्या ज्ञान होना चाहिए, संक्रिया ज्ञान होना चाहिए, फिर स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आगे देखो, गणित में अमूर्त संपत्तियों की मूर्त व्याख्या की जाती है। अब अमूर्त और मूर्त क्या है? अमूर्त में क्या होता है, जो चीज़ें जैसे अपन बोले दुख सुख, तो ये क्या है, अमूर्त है। तो इसमें क्या होगा, जैसे अमूर्त चीज़ें होगी उनको मूर्त रूप में एक्सप्लेन किया जाएगा, समझ गए। गणित आगमनात्मक चिंतन की प्रक्रिया है। गणित बालकों में अमूर्त चिंतन, आगमनात्मक चिंतन, सामान्यीकरण जैसी मानसिक शक्तियों का भी क्या करता है, विकास करता है। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का आधार गणित होता है और गणित के अधिकतम प्रयोग से उसमें यथार्थ आती है। समझ में आ गई बात। मतलब कि गणित विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी वगैरह जो भी है, उन सब में गणित है वो आधार है, गणित के ऊपर वो टिकी हुई है। यदि गणित के आधार स्तंभ को हटा लिया जाए तो वो धराशायी हो जाएगी। अब जैसे फिजिक्स वगैरह है उसमें देखो मैथमेटिक्स का कितना रोल है। अब जितना ज़्यादा उसमें मैथ है उतना ही ज़्यादा वो क्या है, यथार्थ है। समझ में आई बात। अब देखो गणित से ये अमूर्त चिंतन, आगमनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जो चीज़ें है ही नहीं उनके बारे में सोचना, और आगमनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि जैसे अब देखो अमूर्त चिंतन में जैसे कोई चीज़ें है ही नहीं उनके बारे में सोचना कैसे। जैसे अपन बोलते हैं कि गुणा के लिए ये तत्समक अवयव है, ये होमोमॉर्फिज्म और ये परसामान्य हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, तो उनके बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, तो वो अमूर्त चिंतन है। आगमनात्मक चिंतन का मतलब होता है किसी भी एक सामान्य पैटर्न को पकड़ना और उन विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को देखते हुए किसी सूत्र की उत्पत्ति कर देना। समझ में आ गया, मतलब पैटर्न पकड़ना। सामान्यीकरण जैसी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। आगमनात्मक चिंतन बता दिया, और अमूर्त संपत्तियों की मूर्त व्याख्या भी आपको बता दी। आगे देखो, गणित के माध्यम से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। क्यों? क्योंकि देखो गणित सत्य पर चलने वाला है, गणित में पूरी पूरी यथार्थता होती है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, तार्किकीकरण किया जाता है। तो अब होता है क्या, जो व्यक्ति जैसा सब्जेक्ट पढ़ेगा उस सब्जेक्ट के गुण उसके व्यवहार में आपको देखने को मिलेंगे 110%। समझ में आई बात। तो अब होगा क्या, अब जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो तो आप में भी ये सत्यता, यथार्थता, तार्किकता आदि गुण आपके अंदर डेवलप होंगे, आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। मतलब आप ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को ऐसे ही सुनी सुनाई पर विश्वास नहीं करेंगे, उस चीज़ को सिद्ध करने में बिलीव करेंगे। समझ में आई बात। तो ऐसे आपका बहुत ही अच्छा जो दिमाग का तार्किकीकरण, गणितीयकरण हो जाता है और आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो जाता है। आगे देखो, गणित की अपनी एक लैंग्वेज होती है, प्रॉपर लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की, तथा गणितीय चिन्ह, संकेत और प्रतीक आदि विशिष्ट निष्कर्षों की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। मतलब मैथमेटिक्स के जो रिजल्ट हैं, जो रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स किसके द्वारा डेवलप होते हैं, वो रिजल्ट्स चिन्ह, संकेत और सिंबल के द्वारा क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। अब देखो गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, गणित शिक्षण के उद्देश्य को लेकर पढ़ेंगे। उद्देश्य ऐसा व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं जिन्हें शैक्षिक क्रियाओं, अधिगम अनुभवों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अब उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देखो विद्यालय में कोई बालक आता है तो उद्देश्य रहता है कि इस बालक का क्या किया जाए, इस बालक को अधिगम करवाया जाए। अधिगम मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाए। व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा उसको तरह तरह के अनुभव दो, उसको अनेक शैक्षिक क्रियाओं में लिप्त करो, ठीक है। तो अनुभव और शैक्षिक क्रियाओं के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, और विद्यालय में आने का उद्देश्य ही क्या है, अधिगम है। आगे बात समझ में कैसे लिंक है ये आपस में। अब देखो आगे बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ो आगे, सब समझ में आएगा।
देखो बीएस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 ध्रुव बताए। किसने? बीएस ब्लूम ने। ठीक है, इसने क्या कहा कि देखो सबसे पहले अपन कोई उद्देश्य निर्धारित करते हैं। विद्यालय में जाते बच्चे को कोई टारगेट मतलब ये रहता है, उद्देश्य रहता है। उद्देश्य को ही साध्य बोलते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। उद्देश्य को ही क्या बोला जाता है? साध्य बोला जाता है। अब उद्देश्य निर्धारित करके फिर हम उसको क्या करते हैं? अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं, अर्थात उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, और अधिगम अनुभव कितने प्राप्त हुए इनकी जांच होती है मूल्यांकन में। ठीक है, अब मूल्यांकन को प्रमाण और साक्ष्य क्यों कहते हैं? ये साधन कैसे? तो देखो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अर्थात साध्य को प्राप्त करने के लिए साधक कौन है? बच्चे, विद्यार्थी। तो साधक क्या करते हैं? साधक को अधिगम अनुभव प्रदान किया जाता है। तो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधन क्या बना? माध्यम क्या बना? अधिगम अनुभव। और ये अधिगम अनुभव कितने मतलब अपने व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, अपना उद्देश्य कितना मतलब हासिल हुआ, अपने को उद्देश्य को अपने टारगेट को अचीव किया नहीं किया, ये किस में पता चलेगा? मूल्यांकन में पता चलेगा। तो मूल्यांकन एक तरीके से क्या है? प्रमाण है, साक्ष्य है कि अपने को कितना अपने उद्देश्यों को हमने प्राप्त किया है। समझ गए? ये ऐसे आपस में कनेक्ट है। अब किसी को लगे कि 2 बार समझाना चाहिए तो वो वीडियो को क्या करे? 30-40 सेकंड पीछे कर ले। अब देखो उद्देश्य भी 2 तरीके के होते हैं। तो उद्देश्य कैसे कैसे होते हैं? उद्देश्यों के बारे में देखिए। अब देखो उद्देश्य में एक होता है शैक्षिक और सामान्य उद्देश्य। कैसे उद्देश्य? शैक्षिक और सामान्य उद्देश्य। एक होते हैं आपके शिक्षण प्राप्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अब ये क्या है? मोटे मोटे तौर पर समझा दूं मैं आपको। देखो शैक्षिक उद्देश्य और जो सामान्य उद्देश्य होते हैं इनको हम लक्ष्य बोलते हैं। अब देखो लक्ष्य का मतलब बहुत ही बड़ी चीज है। ठीक है, और जो ये प्राप्य उद्देश्य हैं, ये विशिष्ट उद्देश्य हैं, ये छोटी चीज है। समझ में आ गई बात? ये बापू है और ये बेटा है। ठीक है, अब कैसे समझोगे? तो देखो प्राप्य उद्देश्य मतलब गणित की क्लास प्रारंभ हुई और टीचर को ये दिमाग में है कि इसे मुझे त्रिभुज से संबंधित जानकारी देनी है, तो ये आपका आज का प्राप्य उद्देश्य है। लेकिन मैथमेटिक्स के टीचर के दिमाग में है और सब्जेक्ट जो सिलेबस बनाने वाले के दिमाग में भी है कि बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना है, तो ये क्या है? लक्ष्य। तो छोटे छोटे प्राप्य उद्देश्यों को हासिल करते 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 हम कहाँ तक पहुँचते हैं? लक्ष्य तक पहुँचते हैं। मेन जड़ तो है ये। जिसको ये चीज़ समझ में आ गई उसको सब समझ में आ गया। अब लक्ष्य के ही अन्य नाम हैं आपके शैक्षिक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, और इस प्राप्य उद्देश्य के ही अन्य नाम हैं शिक्षण, विशिष्ट उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। आ गई बात समझ में? अब कौन छोटा है कौन बड़ा आ गया समझ में? अब शुरू करो आगे। अब देखो सामान्य उद्देश्यों का जो क्षेत्र है वो क्या होता है? विस्तृत होता है, और इन उद्देश्यों का क्षेत्र सीमित या संकीर्ण होता है। अपने आप में ही देखो ये 1-2 कालांश में ही हासिल कर लेंगे अपन, 1-2 कालांश में त्रिभुज से संबंधित जानकारी ले लेंगे, जबकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सोच का गणितीयकरण करने में वर्षों लगेंगे। ठीक है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति में दीर्घ समय लगता है। तो देखो दीर्घ समय लगता है, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति में अल्प समय कालांश अनुदेशन की क्या होती है? समाप्ति पर होती है। समझ गए? इन उद्देश्यों की प्राप्ति अल्प कालांश में ही हो जाती है। तो मतलब 1-2 कालांश में, एक कालांश लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर एक कालांश है। देखो अभी बताता हूँ, ये यहाँ पर देखो ये एक कालांश लिखा हुआ है, सॉरी एक सेकेंड, ये देखो ये एक कालांश। अब देखो अनुदेशन की समाप्ति पर होती है, मतलब अनुदेशन की समाप्ति पर ही अपने को क्या प्राप्त हो जाता है? प्राप्य उद्देश्य। अनुदेशन मतलब जो वातावरण होता है जहाँ पर हम सीख रहे हैं उसकी क्लास की समाप्ति पर ही ये हमको हासिल हो जाते हैं। अब ये साध्य होते हैं जबकि ये साधन होते हैं। अब साध्य का मतलब क्या है? साध्य का मतलब होता है टारगेट। देखो ये अपन ने यहाँ पर देखा, तो ये साध्य है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये साध्य है, जबकि ये साधन है। कौन से? ये वाले, ये साधन है। तो ये साधन क्यों है? ये साधन इसलिए क्योंकि इन साधन के माध्यम से ही हम इन साध्य को प्राप्त करेंगे, मतलब इन प्राप्य उद्देश्यों के माध्यम से ही हम इन सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। अतः ये साधन है। किसका साधन है? इस साध्य को प्राप्त करने का। और इस साधन से साध्य को कौन प्राप्त करेगा? साधक, अर्थात बच्चे। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, इनका कक्षा शिक्षण से सीधा संबंध नहीं होता। ठीक है, सोच का गणितीयकरण करना है, कक्षा शिक्षण से सीधा संबंध नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन इनका कक्षा शिक्षण से सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि क्लास नहीं अटेंड की, 1-2 क्लास अटेंड नहीं की तो त्रिभुज समझ में नहीं आएगा।
ये वार्षिक योजना का आधार होते हैं, अर्थात वार्षिक योजना बनाते हैं पूरे साल की कि पूरे साल में बच्चे को किस किस हिसाब से क्या क्या पढ़ाना है। तो उस समय ये क्या होते हैं, वार्षिक योजना का क्या होते हैं, आधार होते हैं। जबकि दैनिक पाठ योजना मतलब एक दिन की पाठ योजना होती है कि आज क्लास में क्या करते हैं, तो उसका आधार क्या होते हैं, ये जो छोटे वाले उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। इनकी प्रकृति सैद्धांतिक और दार्शनिक होती है, अर्थात फिलोसॉफी विचारधारा इसमें काम करती है, फिलोसॉफी काम करती है, दार्शनिक विचारधारा कि भाई बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना है, बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाएगा, तो ये बड़ी बड़ी बातें आ गई। लेकिन इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। मनोवैज्ञानिक मतलब कि आज का आज ही क्या काम करना है वो। बालकों का अमूर्त चिंतन का विकास हो सकेगा इसके माध्यम से, और इससे बालक भिन्नों का योग कर सकेगा। देखो इसने ये बात लिख दी, समझ में आई बात कि भाई इसके माध्यम से तो क्या होगा, बालक में अमूर्त चिंतन का डेवलप होगा। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है, अपना टारगेट है। जबकि इसमें छोटा सा टारगेट है कि भाई बालक भिन्नों का, अर्थात भिन्न, त्रिभुज, लेसे पे, मैसे पे, कुछ भी ले लो, तो उनको वो सीख जाएगा। हासिल वाले जोड़ कर सकेगा, त्रिभुज की रचना कर सकेगा। तो ये उदाहरण दिए इसने छोटे छोटे उद्देश्यों के, और इसने इसके क्या क्या उदाहरण दिए, मतलब इस छोटे वाले उद्देश्य को हासिल करने पर क्या क्या हो सकता है। जैसे आपने सोचा है कि भाई बालक को भिन्न सिखानी है तो भिन्न सीख लेगा, जोड़ सिखानी है हासिल वाली जोड़ सीख लेगा, त्रिभुज की रचना करना सिखानी है तो त्रिभुज की रचना करना सीख लेगा। जबकि इसमें बालक अमूर्त चिंतन सीखेगा, सामान्यकरण का क्षमता का विकास होगा, और गणित के प्रति उसकी सरल समझ डेवलप होगी। अब देखो गणित के प्रति सरल समझ एक क्लास में डेवलप नहीं हो सकती ना, तो देख लो ये ऐसे सोचा करो कि आपसे पूछे कि यह सामान्य उद्देश्य एक विशिष्ट उद्देश्य लक्ष्य है, तो अब आपको कैसे करना है, आप ऐसे सोचा करो कि क्या ये एक दो क्लास में हमको हासिल हो जाएगा। जैसे सरल समझ एक दो क्लास में हो जाएगी, सामान्यकरण करना बच्चा एक दो क्लास में सीख लेगा, अमूर्त चिंतन एक दो क्लास में डेवलप हो जाएगा, नहीं तो मतलब ये क्या है, एक दीर्घकालीन लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बड़ी चीज है। और इधर ऐसे देखो, इस तरफ सोचा करो वापस कि भाई बालक भिन्नों का योग करना सीख लेगा, हाँ सीख लेगा एक दो क्लास में। हासिल वाले जोड़ सीख लेगा, हाँ सीख लेगा एक दो क्लास में। और त्रिभुज की रचना करना सीख लेगा, हाँ सीख लेगा एक दो क्लास में। तो ये क्या है, विशिष्ट उद्देश्य हैं, छोटे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये अपनी क्लास नंबर 2 थी। कितने नंबर क्लास थी, ये आज की अपनी क्लास नंबर 2 थी टीचिंग मेथड की। क्लास नंबर 1 है वो अपलोड है, जाकर जरूर से जरूर देखें। क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताया करो, इससे हमको पुनर्बलन मिलता है, सकारात्मक पुनर्बलन, समझे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं। और इससे भी धांसू आपके टेस्ट लेके आएंगे, बीच बीच में टेस्ट होंगे, टेस्ट से एक दिन पहले आपको बताया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा और इससे आपकी एक सुपर तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए जैसे अपने 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के टीचिंग मेथड के, तो इन नंबर को हासिल करना आसान है बजाय मैथमेटिक्स के पोर्शन को कवर करने के। तो ये आपके सिलेक्शन का क्या बनेगा, आधार बनेगा। और जो सीरियस कैंडिडेट है वो आज से ही जुट जाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं। नोट्स की जो PDF अभी आपने देखी थी, ये PDF टेलीग्राम ग्रुप चैनल है हमारा, उसमें उपलब्ध है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं तो आपको अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख के व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर जो आप सेंड कर देना हमारे व्हाट्सएप पर, हम आपको ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं गर्ल्स और बॉयज़ के सेपरेट। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो भी सेम प्रोसेस है, दिए गए नंबर पर आपको अपना नाम और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेंड करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।